हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः हाजिर हुआ हूँ गुप्त साम्राज्य के साथ। एक बार फिर से ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके थे मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल, और आज इसी क्रम में हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महान वंश गुप्त वंश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये राजनीतिक विशृंखलता शब्द क्यों पनपा है, क्यों आया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उत्तरी भारत में क्रमशः सातवाहन वंश व कुषाण वंश, अन्य बहुत से वंश हुए हैं, लेकिन मुख्य वंशों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे शुंग वंश हुआ था, तो सातवाहन वंश कुषाण वंश के पतन के बाद से लेकर गुप्त वंश के उदय के मध्य की राजनीतिक स्थिति को सामान्यतः अंधकार युग की संज्ञा से विभूषित किया गया है। अंधकार युग अर्थात क्या क्रियाक्रम घटनाक्रम हुआ था उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। इस काल को ही राजनीतिक विशृंखलता का युग कहते हैं। विकेंद्रीकरण व विभाजन का काल भी इसे कहा गया है। मुरुंड, प्रिय स्टूडेंट्स, विकेंद्रीकरण के काल में मध्य भारत पर 250 ईस्वी तक शासन करने वाली स्वदेशी जाति मुरुंड थी। विदेशी जातियां तो और भी जैसे शक, क्षत्रप, कुषाण वंश ये थे, लेकिन स्वदेशी जाति की बात कर रहे हैं, ये मुरुंड थे। इन सब के बाद गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो गुप्तों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश की मान्यता है कि ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाण वंश हम पढ़ चुके हैं, जिसके महान शासक कनिष्क हुए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित चौथी संगीति उन्होंने करवाई थी। तो उन कुषाणों के ही सामंत मानते हैं ज़्यादातर विद्वान। इनके संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त शासकों के बारे में हम क्रम से पहले थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, 275 ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। 275 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी। कई किताबों में दोस्तों पढ़ने में आता है कि 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच श्रीगुप्त का काल था। लेकिन जो भी हो, काल के बारे में इस ज़्यादा नहीं पूछते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो श्रीगुप्त ने। इसके बाद आते हैं घटोत्कच, जिनका कार्यकाल 280 से 319 ईस्वी के बीच। फिर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ के आए ना, तो वो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत से स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज रहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। आज के बाद हमें नहीं रखना। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश से संबंधित हैं, और वो चंद्रगुप्त कौन से थे, मौर्य वंश के संस्थापक। तो उसमें और इसमें फर्क है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी के बीच शासन किया, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। रामगुप्त 375 से 380 ईस्वी के बीच। संदिग्ध क्यों लिखा है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर इसके बारे में किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता है, सिर्फ एक दो को छोड़कर। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम 412 से 455 ईस्वी। और स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त को ही माना जाता है। वैसे और भी बहुत से शासक हुए हैं, लेकिन अंतिम सबसे महान शासक स्कंदगुप्त को माना जाता है।
पुरुगुप्त 467 से 68 ईस्वी, नरसिंह बालादित्य 468 से 72 ईस्वी, कुमारगुप्त द्वितीय 472 से 475 ईस्वी, बुधगुप्त 475 से 477 ईस्वी, नरसिंहगुप्त 477 से 508 ईस्वी, भानुगुप्त 508 से 530 ईस्वी, और शेष और भी बच गए हैं 530 से 570 ईस्वी के मध्य जिन्होंने शासन किया। कुमारगुप्त, महासेन, विष्णुगुप्त वगैरह वगैरह। ये विष्णुगुप्त तृतीय हैं जो अंतिम थे। यहाँ 570 ईस्वी लिखा है, कई किताबों में 550 ईस्वी के आसपास है वर्धन वंश की स्थापना लिखी मानते हैं, तो ये 570 है या 550 है, जो भी है, हमें इनका थोड़ा सा जो शुरू के 7 मैंने बताए 7-8 उनका क्रम याद रख लेना, बाकी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। गुप्तों का जो जीवन परिचय है गुप्त शासकों का, उसमें हम पहले चर्चा करते हैं श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश के आदि पुरुष, आदि अर्थात शुरू के, प्रारंभिक आदि पुरुष गुप्त वंश की स्थापना की। मैंने पीछे कहा था ना कि कई किताबों में 240 ईस्वी लिखा हुआ मिलता है और कईयों में 275 ईस्वी, जो भी है। मृगशिख वन जो सारनाथ के पास में है, वहाँ इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। किन्होंने? श्रीगुप्त ने। और इस मंदिर को 24 गांव दान में दिए थे। सर्वप्रथम महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण की। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं घटोत्कच। गुप्त लिच्छवी संबंध घटोत्कच के समय शुरू होते हैं। घटोत्कच के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ये बीच में एक कमज़ोर कड़ी आती है। तो गुप्त और लिच्छवी संबंध शुरू होते हैं घटोत्कच के समय। सोने के प्रथम सिक्के का प्रचलन घटोत्कच ने शुरू किया था। श्रीगुप्त को मुख्य रूप से इसलिए प्रश्न में पूछा जाता है क्योंकि उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, लेकिन वास्तविक रूप से गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू होता है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। इनका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। ये भी देखो संयोग है दोस्तों, वहाँ 319 ईसा पूर्व था और यहाँ 319 ईस्वी। 324 से 305 ईसा पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य रहा था। स्वयं उसी हिसाब से ये ईस्वी सन है। यहाँ 319 ईस्वी से आगे की तरफ चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त वंश के। तो ये गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर है दोस्तों। ये प्रश्न, ये शब्द मैं बीच में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो इन दोनों संवतों में 241 वर्षों का अंतर है। सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, कुमार देवी जो लिच्छवी वंश की थी उससे विवाह किया। ये राजा रानी प्रकार के सिक्के कुमार देवी के विवाह के बाद में चलाए थे। रानी कुमार देवी थी और राजा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? हेलेना, याद है ना? हाँ वही। और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। अपने भाई कांच के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी थी। कई तो विद्वान ये भी मानते हैं कि समुद्रगुप्त को ही कांच कहा गया है। कांच के साथ लड़ाई लड़कर इन्होंने सत्ता हथियाई थी। इसके बारे में भी मतभेद है। जो भी है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को, लेकिन कहा किसने? स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, ये प्रश्न में दे देते हैं। और किसने कहा? स्मिथ ने। 100 युद्धों का विजेता कौन था? समुद्रगुप्त था।
किसने लिखा इसके बारे में? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? हाँ, समुद्रगुप्त का ही राजकवि था जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, और वो भी चंपू शैली में। ये चंपू आखिर क्या है? कई लेख सिर्फ पद्य में लिखे गए और कई सिर्फ गद्य में लिखे गए, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है हरिसेन ने, वो चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों में लेख लिखे हैं। तो चंपू शैली किसे कहते हैं? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई हो। इन्हें लिच्छवी द्वैत्र कहते हैं। अभी पढ़ा था हमने। लिच्छवी कुमार देवी कौन थी? लिच्छवी वंश की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के साथ विवाह किया गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवी वंश की कुमार देवी थी और उसी का पुत्र ये समुद्रगुप्त है। तो हो गया समुद्रगुप्त का ननिहाल लिच्छवी वंश। तो लिच्छवी दोहितर पत्नी कौन थी इनकी? दत्त देवी। इन्हें अश्वमेघ पराक्रम कहते हैं। सर्वराजोच्छेता ये उपाधि भी दी गई है। वैष्णव धर्मी थे। समुद्रगुप्त कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? वैष्णव धर्मी। धर्म की प्राचीर इन्हें कहा गया है। कविराज, वीणावादक मुद्रा मिली है इनकी, वीणा बजाते हुए। सामंत व्यवस्था की शुरुआत भी समुद्रगुप्त ने की थी। कई बार ये पूछा गया कि आर्यावर्त राज्य पर्शवोद्धरण नीति। आर्यावर्त राज्य ने लिखकर इतना भी लिख देते हैं कि पर्शवोद्धरण नीति किन्होंने अपनाई? समुद्रगुप्त ने। एक तो पर्शवोद्धरण नीति और एक ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति, ये दो नीतियाँ अपनाई थी। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के 12 राज्य थे, उनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और अपने अधीन किया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो वो तो हो गई पर्शवोद्धरण नीति। उत्तर भारत के आर्यावर्त राज्य थे, वो कितने? 12, उनको अपने अधीन करना। और दक्षिण भारत के ठीक इसी प्रकार से दक्षिण भारत के राज्य थे, शासक थे, उनको जीत लिया, लेकिन राजधानी से बहुत दूर का इलाका था, इसलिए थोड़ी दूरदृष्टि दिखाते हुए, दूरदृष्टि का परिचय देते हुए इन्होंने सोचा कि क्यों न इनको हमने जीत लिया, लेकिन जनता को कंट्रोल करना इन्हीं को सौंप देते हैं, तो हमारा शासन भी अच्छी तरह से चलता रहेगा। इन्होंने क्या किया? शासकों को जीता और फिर उन्हें अपने अधीन किया और वापस छोड़ दिया, राज्य उनको वापस कर दिया कि जाओ अपने राज्य में पुनः शासन करो, लेकिन मेरे लिए तत्पर रहना। तो दक्षिण भारत के शासकों को जीत कर उनका राज्य वापस करना कौन सी नीति? ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति। परिचार एकीकृत की नीति, ये बोलते हैं परिचारकीकृत की नीति 18 आठविक राज्यों के प्रति अपनाई गई थी। क्योंकि दक्षिण विजय पीछे हमने पढ़ी है, दक्षिण विजय करने के लिए बीच में 8विक राज्य आते थे, तो इनको जीतना भी जरूरी था। अगर दक्षिण विजय करनी है, दक्षिण भारत में विजय करनी है, तो बीच के 8विक राज्यों को जीतना जरूरी था, इसलिए इनको समुद्रगुप्त ने जीता और उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई? परिचारकीकृत। सर्वकर दानाकरण नीति। सर्वकर दानाकरण नीति, सीमावर्ती 5 राज्य थे, उनको समुद्रगुप्त ने जीता और उनके प्रति ये नीति अपनाई, सर्व कर दान। सर्व कर दान की नीति। प्रसन्न होने पर कुबेर। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि जब वो प्रसन्न होते थे तब तो कुबेर की तरह, हम पढ़ते हैं ना, धन के बोरे भर भर कर देता है कौन? कुबेर। तो प्रसन्न होने पर तो कुबेर की तरह थे, लेकिन जब रुष्ट हो गए तो यमराज के समान तहस नहस करने की शक्ति भी समुद्रगुप्त में थी।
इनके समय श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण के राजदूत आए थे। क्यों आए थे? भारत में हमें पता है बौद्ध धर्म विश्व गुरु के रूप में भारत जाना जाता था। क्यों? बौद्ध शिक्षा के लिए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित श्रीलंका से यात्री यहाँ आते थे, तो उनके रहने के लिए श्रीलंका के शासक ने, मेघवर्ण ने, यहाँ एक विहार बनाने की सोची। और तात्कालिक शासक समुद्रगुप्त थे, तो समुद्रगुप्त से उन्होंने रज्जा प्राप्त की, उनसे आज्ञा मांगी कि हमें विहार बनाने के लिए अनुमति दीजिए। तो समुद्रगुप्त ने उनको अनुमति दी थी। महाबोधि संगाराम विहार बनाया गया था उस समय। इन्हें अश्वमेघ यज्ञकर्ता कहा गया है। विद्वान वसुबंधु और असंग को संरक्षण दिया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। रामगुप्त, ये कमज़ोर कड़ी आती है दोस्तों। अपनी रानी द्रौपदी देवी को सबकों को सुपुर्द करने की कोशिश की। किसने? रामगुप्त ने। शासक ने आक्रमण किया, रामगुप्त हार गया। उसने बदले में रामगुप्त से उसकी पत्नी द्रौपदी देवी को मांगा। रामगुप्त ने खुशी खुशी द्रौपदी देवी को शक शासक को सौंप दिया। लेकिन जब उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनको पता चला, तो वह द्रौपदी देवी के रूप में महिला के वस्त्र पहनकर शक शासक से जा भिड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया, तथा वापस आकर अपने भाई रामगुप्त को भी मार गिराया। इस प्रकार उसने द्रौपदी देवी की लाज बचाई। कौन थे वो? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो ये समुद्रगुप्त दत्त देवी के पुत्र थे। माता का नाम दत्त देवी था। शकों से द्रौपदी देवी को बचाया, द्रौपदी देवी से विवाह किया तथा बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। इनके अन्य नाम देव, देवराज, देवगुप्त, देवश्री अर्थात देव लिखा हुआ मिलता है। अशोक का नाम देवनाम प्रिय था, लेकिन ये देव से देव के साथ राज जोड़ दिया, गुप्त जोड़ दिया, श्री जोड़ दिया, देव शब्द लिखा हुआ है साथ में। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। उपाधि धारण की सक्कारी। क्यों? शकों को जीतने के कारण। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्यों? कुषाणों को हराने के कारण। परम भागवत की उपाधि धारण की। क्यों? वैष्णव धर्म स्वीकार करने के कारण। गणादि की उपाधि धारण की। क्यों? समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति के विरुद्ध ये गणादि की उपाधि धारण की। हमें पता है समुद्रगुप्त ने जो राज्य जीते थे उनको वापस लौटा दिया, लेकिन इसने इसका उल्टा किया चंद्रगुप्त ने, कि जो राज्य जीते वो वापस नहीं करूँगा, बल्कि उसको अपने अधीन किया। तो ये अपने अधीन करना गणादि कहलाता है। सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, हमें पता है। लेकिन उसमें मुख्य शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पहुंच चुका था। सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा शक विजय पर चलाई। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चांदी की मुद्रा चलाई। मेहरौली लोह स्तंभ बनवाया था, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, दिल्ली में है। मेहरौली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र थी राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र को।
वैवाहिक संबंध स्थापित किए इन्होंने। मुख्य भूमिका थी इनकी सुशासन हेतु। खुद ने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम वंश की राजकुमारी से किया। तो कितने वंश हो गए? नागवंश और वाकाटक वंश, कदम वंश। इस प्रकार अपने पड़ोसी विभिन्न वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि ये किसी प्रकार के व्यवधान को न डालें। इस प्रकार इन वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। प्रिय स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, अर्थात महान सहयोगी मंत्री। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शंकु, क्षपणक, वररुचि, घटकरपर, पुरामेर आदि। इनके समय हालांकि इनके साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था, बौद्ध धर्म के लिए आया था। फाहियान चीनी यात्री था, जो भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था और बौद्ध जानकारी के लिए 399 ईस्वी से 411 ईस्वी के बीच आया। स्थल मार्ग से आया था, यानी उत्तर पश्चिम भारत से होता हुआ आया और जल मार्ग से वापस गया, यानी ताम्रलिप्ति बंदरगाह है बंगाल वाला, वहाँ से जलियान में बैठा और समुद्र से होता हुआ वापस गया। इन्होंने एक रचना लिखी, फोकवो की, चीनी भाषा का शब्द है। ये पुस्तक का नाम है फोकवो की, लिखी, जिसमें उसने भारत के राजा कौन थे उस समय हमें पता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। चंद्रगुप्त के नाम का कोई, विक्रमादित्य के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है, परंतु अन्य पहलुओं पर विस्तार से लिखा है। जैसे भारत के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, भारत एक ब्राह्मणों का देश है, भारत के लोग घरों के ताला नहीं लगाते हैं, अर्थात यहाँ चोरी नहीं होती है, कर्मचारी वेतनभोगी हैं, जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। अशोक का जो राजमहल है उस महल को फाहियान ने देवताओं के द्वारा निर्मित बताया था कि ये किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आते हैं। 415 से 455 ईस्वी, लगभग 40 वर्ष तक सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सर्वाधिक समय तक शासन किया। महेंद्र नाम से उपाधियाँ, महेंद्र नाम की जो भी उपाधियाँ वो कुमारगुप्त द्वितीय को सुपुर्द कर देना। देव नाम से आई थी, पीछे बताई थी ना, यहाँ महेंद्र नाम से हैं। तो महेंद्र नाम से चाहे महेंद्रादित्य हो चाहे कोई भी हो, महेंद्र नाम से उपाधियाँ हैं वो सारी सारी कुमारगुप्त को सुपुर्द करनी है। परम भागवत की उपाधि धारण की। ये शरदकालीन सूर्य की तरह थे। शक्रादित्य, ये भी इनकी उपाधि है। अनंत देवी से विवाह किया। कुमारगुप्त ने किससे विवाह किया? अनंत देवी से। बयाना में चांदी के सिक्कों का भंडार मिला है। हमारे राजस्थान में भरतपुर जिले में है बयाना, वहाँ पर है। तो वो भी कुमारगुप्त के समय का भंडार है। काफ़ी मात्रा में मुद्राएं मिली है वहाँ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्धा कहते हैं, अर्थात महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ शिक्षा दी जाती थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विश्व में माना हुआ है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके पुस्तकालय को धर्मयज्ञ कहा गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? रत्न सागर, रत्नोदय और रत्न रंजक। रत्न रत्न रत्न, सागर, रत्नोदय और रंजक। यह हस्तलिखित पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियाँ एक तो प्रिंट होके आते हैं शब्द,
आजकल किताबें प्रिंट होकर आती हैं, लेकिन उस समय हाथों से लिखी हुई किताबें थी जिन्हें पांडुलिपियाँ कहते हैं, वो यहाँ बहुत मिलते थे, तो उनके लिए प्रसिद्ध था ये। इसके बाद स्कंदगुप्त, जिन्हें शक्रोपम, शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त को हमने शक्रादित्य पढ़ा था ना पीछे, लेकिन शक्रादित्य के रूप में मुख्य रूप से स्कंदगुप्त को जाना जाता है। ये कई बार एक उपाधि दो दो शासक ले लेते थे, लेकिन मुख्य प्रश्न में ये शक्रादित्य के नाम से स्कंदगुप्त को याद रखना है हमें। अवेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहा था, वो पीछे शक्रादित्य सिर्फ अवेनसांग ने कहा था। शक्रादित्य के नाम से मुख्य रूप से स्कंदगुप्त ही माने जाते हैं। अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए कि अवेनसांग ने किसे माना, तब कुमारगुप्त करना है। युधिष्ठिर से तुलना की जाती है स्कंदगुप्त की। महाभारत में युधिष्ठिर थे ना, उनसे तुलना की जाती है। ऊणों के लिए इन्होंने मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया और उनको बुरी तरह से हराया। ऊणों को बुरी तरह से हराया किसने? स्कंदगुप्त ने। इसका उल्लेख जूनागढ़ व भित्री अभिलेखों में मिलता है। भित्री गांव कहाँ पर है? ये भित्री शब्द है। जूनागढ़ तो हमने पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, सुदर्शन झील के समय पढ़ा था, गुजरात में है। ये भित्री कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। याद रखना, हमेशा जीवन में बहुत बार ये भित्री शब्द आएगा आपके सामने। तो भित्री गांव उत्तर प्रदेश जिले के गाजीपुर जिले में है। इस अभिलेख में पुष्यमित्रों के आक्रमण से विचलित लक्ष्मी की पुनर्स्थापना हेतु स्कंदगुप्त के एक रात भूमि पर सोने का उल्लेख भी मिलता है। स्कंदगुप्त पर पुष्यमित्रों ने आक्रमण कर दिया था, तब स्कंदगुप्त ने अपनी पूरी शक्ति को एकदम संगठित करने के लिए लक्ष्मी को, जो लक्ष्मी विचलित हो चुकी थी, उसने सोचा तो उसे पुनः अर्जित करने के लिए एक रात भूमि पर सोए थे स्कंदगुप्त और फिर दुश्मनों पर वार किया था और बुरी तरह हराया था उनको। स्कंदगुप्त के अभिलेख कौन से हैं? जूनागढ़ का अभिलेख जो गुजरात में है, भित्री अभिलेख जो यूपी में है, अभी पीछे पढ़ रहे हैं दोनों के बारे में। कहोम ये भी यूपी में है। गढ़वा अभिलेख ये भी यूपी में। इंदौर एमपी में। सूपिया एमपी में। बिहार स्तंभ लेख है, ये बिहार में। तो जूनागढ़ है गुजरात में, बाकी तीन भित्री, कहोम, गढ़वा, ये भित्री, कहोम, गढ़वा यूपी में। इंदौर और सूपिया ये एमपी में। राजधानी कहाँ स्थानांतरित की इन्होंने? अयोध्या। पाटलिपुत्र से वापस अयोध्या स्थानांतरित कर ली थी। प्रणदत्त के नेतृत्व में। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों, राजा होते थे वे अपनी राजधानी को परिवर्तित करते रहते थे। क्यों? क्योंकि कभी पड़ोस में उत्तर की तरफ से जो पड़ोसी हैं वो हावी हो जाते हैं, किसी शासक के समय पश्चिम वाले हावी हो जाते हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए राजधानी को थोड़ा इधर उधर परिवर्तित करते रहते थे। प्रणदत्त के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के वैसे पीछे पढ़ चुके हैं हम। स्कंदगुप्त के समय गुजरात वाले इलाके में गवर्नर कौन थे? प्रणदत्त। तो प्रणदत्त को सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए बोला। प्रणदत्त ने ये कार्य अपने पुत्र चक्रपालित को दिया और चक्रपालित ने ये पुनर्निर्माण पूरा करवाया। अन्य पूर्ववर्ती शासक कौन कौन हुए? पुरुगुप्त, जो सबसे अधिक आयु में शासक बना, बौद्ध धर्म अपनाया। अन्य जितने भी थे वे बौद्ध नहीं थे पहले वाले, लेकिन पुरुगुप्त ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद बुद्धगुप्त आया, ये भी बौद्ध धर्मानुयायी था। नरसिंहगुप्त, जिन्हें बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ऊणाक्रांता मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल उस समय बहुत ही भयंकर खतरनाक आक्रांता थे, तो उनको
पराजित किया था। किसने? नरसिंहगुप्त ने, जिन्हें बालादित्य के नाम से जाना जाता है। भानुगुप्त, इनके समय की एक बहुत ही महान घटना जो हमेशा हमारे सामने आती है पुस्तकों में। गोपराज थे इनके सेनापति, वो शहीद हो गए। उनके शहीद होने पर पत्नी थी गोपराज की, उसने 510 ईस्वी में क्या किया? सती हुई। गोपराज की पत्नी थी, भानुगुप्त की नहीं थी। भानुगुप्त का काल था जबकि पत्नी सती हुई थी। वो कौन थी? गोपराज की पत्नी, राजा की पत्नी नहीं थी, सेनापति की पत्नी थी। लेकिन इसका उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। तो ये सती होने की घटना किसके काल में हुई? भानुगुप्त के काल में। इस सती होने की वजह से भानुगुप्त को याद किया जाता है। वैन्यगुप्त, दो अभिलेख वैन्यगुप्त के समय दो अभिलेख है, एक तो कोमिला और एक गुणेधर। ये अभिलेख छपे। गुप्तों के अधिकांश अभिलेख कौशाम्बी शैली की ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन्होंने संस्कृत को, गुप्तों ने संस्कृत भाषा को वर्चस्व दिया और हिंदू धर्म अपनाया, और जो भी अन्य धर्म थे उनके प्रति भी अपनी शालीनता दिखाई, उनको भी संरक्षण दिया। जैसे बौद्ध धर्म के लिए विहार दान करना, विहार की अनुमति देना। विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने चक्रादित्य की उपाधि धारण की। इस प्रकार संभवतः 550 ईस्वी के आते आते गुप्त साम्राज्य का विलोप हो चुका था। हाँ, 570 भी लिखा है कई जगह और 550 भी लिखा है, लेकिन हमें मुख्य रूप से इतना याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य भारत का, प्राचीन भारत का एक बहुत ही स्वर्णिम काल माना जाता है। श्रेणी युग कहा जाता है। कई बार परीक्षा में आया हुआ है। सांस्कृतिक रूप से भारत का बहुत विकास हुआ था, काफ़ी उन्नति हुई थी। एक बहुत ही महान वंश गुप्त वंश को हम भारत के संदर्भ में मान सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में हम गुप्त वंश की चर्चा कर चुके हैं। शेष जो भी कोई बिंदु बचा है उसके बारे में हम हमेशा की तरह महत्वपूर्ण शब्दावली के माध्यम से क्लियर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।